So let's see this question. So the question is, arrange the following species in the ascending order of their ionic radii. यानी कि हमें इन species को इनके increasing order of ionic radii में लगाना है. ठीक है, तो हमारे पास कुछ anionic species हैं, ठीक है, और कुछ cationic species है. Cationic species जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और anionic species जिन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सो ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो जो एनायनिक स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज का जो रेडियाई होता है, यानी कि जो उनका रेडियस होता है वो ज्यादा होता है, उनका साइज बड़ा होता है, देन न्यूट्रल स्पीशीज एंड देन केटायनिक स्पीशीज. यानी कि केटायनिक स्पीशीज का क्या होता है, साइज छोटा होता है. ठीक है, यानी कि जो केटायन होता है उसका जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, और जो एनायन होता है उसका जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है. ठीक है, ओके. और हम ये देख सकते हैं, एज द चार्ज on the anion increases, radii increases. यानी कि जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जो उनका आयनिक रेडियाई है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हम लिखेंगे. और अगर मैं केटायन की बात करूं, एज द चार्ज ऑन द केटायन इंक्रीजेस, रेडियाई, जो उनका रेडियाई है या जो उनका साइज है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीजेस. ठीक है, ओके. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एन नाइट्रोजन है, उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज है. तो सबसे ज्यादा चार्ज कौन से एनायनिक स्पीशीज पे है, N3- पे. तो इसका साइज जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ऑन द एनायन जब इंक्रीज होता है तो रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इसका मतलब एनायंस का साइज केटायंस से तो बड़ा होगा, और एनायंस में भी जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसका उतना ज्यादा रेडियाई होगा. तो यानी कि अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, N3- का साइज जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, देन O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव. अब बात आती है केटायंस की. तो केटायंस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे उन पे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है. तो Na पॉजिटिव पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है. तो यानी कि एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा होगा. तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा Na पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव, देन Al3 पॉजिटिव. ठीक है, ओके. So the next question is, among the given compounds which has the highest first ionization energy. Okay. So if I talk about ionization energy, तो ionization energy हमें किस में बतानी है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन में. ठीक है, तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to the increase in effective nuclear charge. यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि अब मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, अच्छा. अब ये तो ट्रेंड हो गया कि जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट. अब ग्रुप की अगर मैं बात करूं, टॉप टू बॉटम in a group, ionization energy
डिक्रीजेस। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द increase in साइज। यानी कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, यानी कि मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हमको अपने क्वेश्चन में देखना है कि हमको किसका कंपैरिजन करना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन का। बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन का। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इनको लगाना चाहूँ ऑर्डर में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोरॉन देन एल्यूमिनियम, ठीक है, और कार्बन एंड देन सिलिकॉन। ठीक है, बोरॉन और कार्बन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब अगर हम जाएंगे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, और टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम यही ट्रेंड फॉलो करते हैं तो मेरा जो कार्बन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट पे बढ़ रहा है और टॉप से बॉटम पे डिक्रीज हो रहा है। तो ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। अरेंज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की मैं बात करूं अगर, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases on moving from left to right in a period। यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब हम अपने एलिमेंट्स को देखते हैं जिनको हमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, इसमें एक और बात लिखना है हमें कि एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है इट डिक्रीजेस, यानी कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लो। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज।
यानी कि अगर मैं टॉप से बॉटम जाती हूँ ग्रुप में तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको ऑर्डर में लगाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, पर इनका पीरियड क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड पीरियड है, और ये हमारा क्या है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पीरियड है और ये हमारा थर्ड पीरियड है। तो लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मेटालिक कैरेक्टर, सॉरी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करती हूँ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो इनका मतलब, इसका मतलब जो फास्फोरस और सल्फर है उन दोनों का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम होगा। ठीक है, और फास्फोरस और सल्फर में अगर मैं कंपेयर करूं तो वही लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यानी कि सल्फर का जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर।